कॉलेज में लगभग 4 साल मैंने गेम खेली है। एक पबजी गेम आई थी, मैंने चारों साल वो गेम में वेस्ट कर दी। मतलब घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये कुछ करेगा। मतलब फील ही नहीं हुआ। एग्ज़ाम मैंने 10 मिनट पहले ही ख़त्म कर लिया था, जबकि वो बहुत टफ आया था उस टाइम, 20 का मेंस। तो 5 सेक्शन में बहुत तगड़े कर लेता था, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते ही आता है। जीएस में लोगों को रहता है सब कुछ पढ़ लें, कहीं कुछ छूट ना जाए। लेकिन कहीं कुछ छूट ना जाए के चक्कर में आपकी कॉपी में जो लिखा है वो छूट गया ना, तो ज़्यादा दुख होगा। मैंने प्रीवियस ईयर से ज़्यादा कुछ नहीं किया, इधर उधर की कोई बुक नहीं लगाई। प्रीवियस ईयर को बहुत मतलब फॉलो किया है पूरा। मतलब जो नए एस्पिरेंट होते हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको भी वही डाउट होगा जो मुझे होगा, कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा आपको। तो रात में 2 बजे सो रहा हूँ, सुबह 5 बजे अपने आप नींद खुल जाती थी, क्योंकि जब आपको कुछ करना होता है तो लिटरली नींद उड़ जाती है आपकी। घर से मैं पैसे नहीं लेता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई के लिए या कुछ के लिए पैसे लूँ। एग्जाम में प्रीवियस ईयर से ही आता है, जितना मैंने अभी एसएससी को एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर से ही आता है पूरा पेपर। 1-2 क्वेश्चन जो बाहर से आ रहा है वो किसी को नहीं पता, तो 1-2 नंबर से सिलेक्शन तो रुकता नहीं है। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कल एसएससी सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आप सभी लोगों के लगातार कमेंट्स आने लगे, लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर 2021 टॉपर से भी हमें मिलवाइए, क्योंकि हमने लगातार 2020 टॉपर से आपको मिलवाया। बहुत सारे टॉपर्स के हमने इंटरव्यू करे, उनकी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करी। नया चैनल भी हमारा एसएससी सीजीएल मोटिवेशन फैक्ट्री, वहाँ भी हमने बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ साझा करी है। तो मेरा नाम अंकित शर्मा है और आज की इस वीडियो में हमारे साथ एस जैन भाई मौजूद हैं। इन्होंने एसएससी सीजीएल 2021 में 62वीं रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है और 2020 से भी ये सिलेक्टेड है 224 रैंक के साथ। तो आज इस वीडियो में इनकी जर्नी को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके की इनका ये सफर रहा, किस तरीके की इनकी स्ट्रेटजी रही और कैसे आपको ये यहाँ पर मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। 2023 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं अपने डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड जैसा कि आप जानते हो इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 600 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जीके नोट्स, टाइपिंग टेस्ट एंड अदर प्रिपरेशन मटेरियल। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो एस भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इतनी अच्छी रैंक के साथ आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मोटिवेशन फैक्ट्री टीम को अपना कीमती समय दे रहे हो। आपके बारे में इतना कुछ तो मैंने बता ही दिया है, एक अपने तरफ से शॉर्ट इंट्रो ऑडियंस को दे दीजिए। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम यश जैन है, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से आता हूँ। वहीं से मैंने अपनी सारी पढ़ाई की है। उसके बाद 4 साल मैंने इंदौर से अपनी ग्रेजुएशन की थी। फिर उसके बाद मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम देना शुरू किया। तो 2020 में मेरी 224 रैंक थी, उससे मुझे सीएसएस अलॉट हुई थी। अभी मैं वहाँ ट्रेनिंग में हूँ और 2021 से अभी मेरी 62 रैंक आई है, जिसमें मैंने डिविजनल अकाउंटेंट प्रेफर की है। ओके एस भाई, अभी आपकी मैं फीलिंग के बारे में जानना चाहूँगा। एसएससी में तो पहले ही पता चल जाता है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस हिसाब से कितनी रैंक बन सकती है, लेकिन जब फाइनली ऑफिशियली कल आपका रिजल्ट आया और आपको पता लगा कि आपकी 61 रैंक है, तो कल के बाद कैसी आपकी फीलिंग्स है और कैसे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कैसा रहा कल से आज तक का दिन? मतलब एकदम से ओवरलोडेड हो गया है मेरा मैसेज बॉक्स, तो काफ़ी सारे फ़ोन आए। मतलब लिटरली मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है बाकी कुछ करने का, लोगों के बस फ़ोन ही अटेंड कर रहा हूँ। सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, बहुत खुश हूँ। मतलब घर वाले भी बहुत खुश है मेरे, तो बहुत सही फील हो रहा है मेरे को। आपने रैंक के बारे में उम्मीद करी थी कि आपकी इतनी अच्छी 2 डिजिट में रैंक आ जाएगी? हाँ, थोड़ा एसएससी में पहले से कुछ चैनल्स होते हैं वो बता देते हैं आपके एक्सपेक्टेड, तो ये तो श्योर था कि टॉप 100 में आएगी, पर 62 रैंक काफ़ी अच्छी रैंक आ गई इस बार। एस भाई, आपके मैं बचपन के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आपका बचपन कैसा रहा, शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई और किस तरीके के आपके फैमिली परिवेश किस तरीके का है, फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा एलआईसी में एजेंट हैं और पढ़ाई शुरू में मैंने मुरैना से की। मतलब पास में गली में ही एक स्कूल था, वहाँ से मैंने की। उसके बाद एक मुरैना में ठीक ठाक इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, सेंट मैरिस करके, वहाँ से मैंने अपनी 10th कंप्लीट की और फिर मुरैना से ही मैंने 12th कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, फिर सीजीएल के एग्ज़ाम देके यहाँ पोस्ट ली है मैंने। जैसा कि आपने बताया मुरैना से हो, तो मुरैना काफ़ी कुख्यात है। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली में मैं रह रहा हूँ 3 साल से, यहाँ भी लोग पूछते हैं कि आपके चंबल में डाकू रहते हैं, ऐसा वैसा। तो अब जब एसएससी सीजीएल और यूपीएससी ये थोड़े बड़े एग्जाम हो जाते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप ए की लेवल के एग्जाम है, ये आपको कब आइडिया लगा, कब पता चला कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, कब आप इस फील्ड में आना, आपने गवर्नमेंट एग्जाम कब देना स्टार्ट किए? मैं लिटरली, मेरे को कुछ नहीं पता था मुझे कॉलेज के बाद क्या करना है।
कॉलेज में लगभग 4 साल मैंने गेम खेली है। एक पबजी गेम आई थी, मैंने चारों साल वो गेम में वेस्ट कर दी। मतलब घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये कुछ करेगा। फिर जैसा मैंने CGL 19 का दिया था उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, मैंने ऐसे ही देखने के लिए दिया था, तो वो मेरा प्री क्लियर हो गया। तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि अब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बहुत पढ़ाई की, तब जाके यहाँ 62 रैंक तक आ पाया हूँ मैं। फाइनली आप कब बैठे, जैसे टेबल सजा लेते हैं, मैप लगा लेते हैं, किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, जो शुरुआती दौर के जो कन्फ्यूजन और जो डाउट होते हैं वो आपने कैसे क्लियर करे? शुरुआत में कब आप फाइनल बैठे कि आप मुझे 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करनी है? उस शुरुआती फेज़ के बारे में थोड़ा बताओ। शुरुआती फेज़ ऐसा था कि कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरी जॉब लग गई थी एक प्राइवेट कंपनी में, पर मेरा ना मन नहीं था प्राइवेट जॉब करने का, मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करना था। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। फिर जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 19 का मेरा प्री निकल गया था, उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला। तो मैंने लिटरली पूरे दिन पढ़ना शुरू कर दिया था कि अब ये तो निकाल के ही रहूँगा। पर 19 का 80 नवंबर वाली शिफ्ट थी, उसमें बहुत गंदा सेटबैक आया, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो गए थे। तो उससे मैं डरा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने बोला मैं और मेहनत करूँगा कि ये ख़राब हो गया तो क्या हुआ। उसके बाद मैंने 20 में 224 रैंक लगाई CSS लेके, और अभी 62 रैंक लगाई। तो बहुत मेहनत की 19 के मेंस के बाद। तो सेटबैक से मतलब डरना नहीं चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए कि और अच्छे नंबर लाने हैं। सही बात है, और मेहनत के बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। आपकी स्ट्रेटजी वगैरह पर भी हम आएंगे, डिटेल में आपकी स्ट्रेटजी हम शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ। लेकिन आपने जो बताया कि आप पबजी की आपको लत लग गई थी, आप 4 साल पूरा गेम खेलते रहे, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। अभी भी बहुत सारे बच्चे इस फेज़ में, जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस फेज़ में जा चुके हैं कि वो गेम खेल रहे हैं, फिर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो उस फेज़ को थोड़ा आप एक्सप्लेन करो, कैसे आपकी गाड़ी पटरी पर वापस कैसे आई, कैसे आपने सोचा? क्योंकि ये लत गेम की बहुत न्यूज़पेपर में बहुत सी न्यूज़ बनी थी उस टाइम पे कि लोग मर रहे हैं पबजी, ऐसी ऐसी न्यूज़ भी आई थी। तो उस फेज़ को बताओ, कैसे आपकी पढ़ाई पे आप पटरी पे कैसे लौटे? हाँ, जैसा कि आपने अभी बताया पबजी का गेम, मैं लिटरली बहुत गेम खेलता था। रात के 4 बजे तक खेल रहा हूँ और सुबह 10 बजे से उठ के गेम ही खेल रहा हूँ। घर वालों को लिटरली खाना खिलाना पड़ रहा है मुझे कि खाना तो खा ले एटलीस्ट। फिर अंदर से फील होने लगा, जब वो प्री का सिलेक्शन हुआ तो गिल्ट आने लगा मन में कि अब कुछ कर लेते हैं लाइफ में, गेमिंग में कुछ नहीं रखा। तो फिर वो गेम, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर गेम अपने फ़ोन में इंस्टॉल रखोगे ना तो वो आपका खेलने का मन होगा, और वो गेम इतना एडिक्टिव था कि आप 10 मिनट खेलोगे 3 घंटे कब गायब हो जाएंगे पता नहीं चलता था। तो मैंने उसको, जिस दिन रिज़ल्ट आया, अनइंस्टॉल का बटन दबाया, उस दिन से आज तक खोल के नहीं देखा इस गेम को। तब से लाइफ पटरी पे है मेरी। ओके, इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि आप उन नए एस्पिरेंट्स को भी मैसेज दें, उनको भी गाइड करें कि जो इस फेज़ में अभी जूझ रहे हैं, जो अपना समय कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं, गोल्डन पीरियड्स है ये तैयारी का, लेकिन उनको जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता तब पता चलता है कि एग्ज़ाम आ गया, लेकिन समय वो बर्बाद कर ही जा रहे हैं। तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे, कैसे आप उनको समझाओगे कि उनको किस तरीके से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है? हाँ, इसमें तो मेरा व्यू है कि एग्ज़ाम तो सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि दे के आना है, फोड़ के आना है। एग्ज़ाम से पहले जो फेज़ होता है ना 6 महीने पे, तब होती है असली तैयारी आपकी। क्योंकि वॉर में जाने से पहले आप तब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कि वॉर में जा रहे हैं, अभी तलवार चलाना सीख लें। जो 6 महीने या 1 साल उससे पहले, उस टाइम आप इतना पढ़ो कि एग्ज़ाम में आपको फील ही नहीं हो कि एग्ज़ाम देने भी गए हो। मैंने लिटरली इतने मॉक लगाए थे ना, तो मतलब फील ही नहीं हुआ। एग्ज़ाम मैंने 10 मिनट पहले ही ख़त्म कर लिया था, जबकि वो बहुत टफ आया था उस टाइम 20 का मेंस। तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो एग्ज़ाम से पहले पढ़ने वाला वो कॉलेज में चल जाता है, स्कूल में चल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ लाइक मैराथन। तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो। ओके, आपने बीटेक किया, राइट? बीटेक के जो छात्र है वो, उन्होंने काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ झेलते भी है, क्योंकि 4 साल उनका 4 साल की डिग्री होती है और पैसे भी बहुत लगते हैं फैमिली के। तो उसमें क्या होता है कि जो रिलेटिव्स होते हैं और जो आसपास पड़ोसी लोग होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आपका लड़का क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग करने गया है, वहाँ पे समय बर्बाद कर रहा है। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो उसके बारे में बताइए कि उस टाइम कैसे लोगों के रिएक्शंस थे, आपने वो चीज़ झेली है, प्रेशर जो बच्चे पे बनाया जाता है वो चीज़ आपके साथ भी रही, कैसा रहा वो? मैं तो लिटरली बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि इंजीनियरिंग में मेरी जॉब लग गई थी, सब लोग को लगा सेट हो गया। लेकिन जब मैंने न्यूज़ बताई, मेरे पापा हमेशा से चिल थे कि कोई नहीं, छोड़ दे जॉब, गवर्नमेंट की तैयारी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पैसे वैसे का भी प्रॉब्लम था उस टाइम, पर ही वॉज लाइक कि तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मतलब अच्छा स्टूडेंट था मैं शुरू से, तो सब एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे। लेकिन फिर कोविड लग गया
20 मार्च के अराउंड कुछ लगा था। उसके बाद हमारा 2020 का मेंस हुआ था 29 जनवरी को, लगभग 1 साल। तो लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि इसका तो लाइफ में कुछ नहीं होगा। लिटरली लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए थे कि कुछ करोगे नहीं, मोहल्ले में भी लोगों ने कि तुम्हारा लड़का कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। और वो फेज़ सबसे बेकार था लाइफ का, क्योंकि तब आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, आपको ज़रूरत है लोगों की, कोई आपको मोटिवेट कर पाए। पर उस टाइम सारे दोस्त रिलेटिव कोई नहीं था, बस घर वाले थे। और एक बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, यशवंत नाम है उसका, उसने डेली मेरे को फ़ोन करके मोटिवेट किया है कि भाई सही तैयारी चल रही है ना। उसका मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसी की वजह से मैं यहाँ तक मोटिवेशन प्रॉपर उसी का दिया है। और घर से मैं पैसे नहीं लेता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई के लिए या कुछ के लिए पैसे लूँ। तो लिटरली मेरे सब्सक्रिप्शन के भी पैसे उसी ने दिए थे, फिर हर महीने मैंने 200-300 करके उसे वापस किए। तो मतलब एक कोई दोस्त या कोई फैमिली वाला आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर पाए यहाँ तक आने के लिए। अभी आपकी तैयारी पर आ जाते हैं, स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं। उससे पहले आप ये बताओ कि आपने और कौन से एग्ज़ाम दिए हैं एसएससी के? मैंने एसएससी का सीजीएल ये 2 बार क्लियर किया है। उसके बाद मैंने फेज़ 9 भी क्लियर किया है। सीएचएसएल क्लियर किया था, उसका मैंने डीवी स्किप कर दिया है। फेज़ 9 का भी मैंने डीवी स्किप कर दिया था। आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 2 और 3 उसका अभी डीवी था भोपाल में, वो भी मैं देने नहीं गया। सीडीएस का एग्ज़ाम भी निकाला था मैंने, और एमपीपीएससी फॉरेस्ट का मीन्स लिखा है मैंने। ये सारे एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। अब आपकी सीजीएल की स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं। और तमाम एग्जाम तो आपने निकाले ही हैं वो, लेकिन सीजीएल पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है, टॉपर स्टॉक उन लोगों की करी जा रही है जो उनका भी सपना है एक्साइज में जाने का, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ईडी में जाने का। तो वो 2023 में कोई अटैम्प्ट देगा, कोई अभी सोच ही रहा है कि तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं, उनको गाइडेंस मिलेगा। तो अब आप अपनी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताओ, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी, पहले आप ये बताओ जब आप सीरियस पढ़ने बैठे तो आपका रूटीन किस तरीके का रहता था, कितने घंटे आप पढ़ते थे, सुबह से शाम तक कैसा रहता था आपका सारा? मेरा रूटीन कोई फिक्स नहीं था। सुबह 9-10 बजे जब भी, क्योंकि मैं लेट नाइट पढ़ता था, 2-3 बजे तक पढ़ता था, तो सुबह 9-10 बजे जब भी नींद खुली, उठते से ही मैं वो कैब अपनी याद करना शुरू कर देता था, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड रहता है, वो कैब ईडीएम वगैरह बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। उसके बाद मैथ रीजनिंग अपने पूरे दिन करता था, और फिर जीएस को देता था शाम का टाइम, और फिर सोने से पहले एक बार और वो कैब याद कर लेता था, जिससे क्योंकि वो कैब में रिवीजन मारना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने फॉलो किया था। और मतलब सोता वोता नहीं था पहले मैं ढंग से। 2020 के प्री तक मैं ऐसे रात में 2 बजे सो रहा हूँ, सुबह 5 बजे अपने आप नींद खुल जाती थी, क्योंकि जब आपको कुछ करना होता है तो लिटरली नींद उड़ जाती है आपकी। तो उससे मुझे 2020 के प्री में थोड़ा मेरा पेपर बिगड़ गया था। तो फिर मैंने अपना प्रॉपर रूटीन सेट किया कि रात में 11 बजे सोना है और सुबह 7 बजे जग जाना है। फिर पूरे रूटीन के हिसाब से जब मैंने तैयारी की तो माइंड एकदम फ्री हो गया मेरा। फिर तो मेंस में जो हुआ है बहुत सही स्कोर आया था, तो उससे लाइफ चेंज हो गई। मतलब आपने कोचिंग लिया, गाइडेंस कहाँ से मिला? शुरुआती आपने यूट्यूब से पढ़ाई करी या फिर आपने कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी? ऑनलाइन कोचिंग की थी मैंने, तो वहीं से पूरा गाइडेंस मिला। मतलब शुरू में, मतलब जो नए एस्पिरेंट होते हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको भी वही डाउट होगा जो मुझे होगा, कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा आपको। तो जहाँ से जो मिल रहा है, यूट्यूब से कुछ मिल रहा है या फिर मैं कुछ बता दूँ उससे कुछ मिल रहा है, तो आप सीख लो। अगर आप ऐसा सोचोगे कि कोई टीचर आके मेरे सारे डाउट सॉल्व कर जाए, तो बहुत सारे बच्चे हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है किसी एक आदमी के लिए आपके सारे डाउट सॉल्व करना, जब तक कोई बहुत अच्छा दोस्त ना हो या फैमिली मेम्बर ना हो। तो परेशान ना हो, धीरे धीरे आप चीज़ें सीख जाएंगे। शुरू के 7-8 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं था कैसे करना है, बस मैं पढ़े जा रहा था। फिर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लग गई, और फिर मॉक वॉक से स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाता है। सबसे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट से ही सीखोगे, वहाँ से आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएंगी। अभी आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करें, जैसे कि सब्जेक्ट इसमें बहुत सारे हो जाते हैं, जीके, जीएस और मैथ, रीजनिंग, है ना, तो इंग्लिश, तो इनकी आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई? जैसे अगर इंग्लिश से ही शुरुआत करते हैं तो इंग्लिश की कैसे स्ट्रेटजी बनाई? और आपका जैसे पढ़ने का ड्यूरेशन कैसे होता था? ऐसे होता है कि कोई एक दिन इंग्लिश पढ़ता है, फिर मैथ पढ़ता है, फिर ऐसे वो बनाता है कि कोई 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे पूरे दिन, मतलब चारों सब्जेक्ट पढ़ता है, वो आपने कैसे बनाया सारा कुछ? इंग्लिश मैं डेली पढ़ता था। इंग्लिश में मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता था अपनी स्ट्रेटजी। इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, कंप्रीहेंशन होता है, वोकैब होती है, और एक जो एरर वाला ग्रामर वाला पार्ट होता है। तो कंप्रीहेंशन के लिए न्यूज़पेपर वगैरह मेरे से पढ़ा नहीं जाता था, मैंने बहुत ट्राई मारा तो मेरे से नहीं पढ़ा गया। उसके लिए मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ता था, हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ता था, पॉलिटी। उससे क्या आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी जीएस भी इंप्रूव हो जाएगी, तो डुअल बेनिफिट है उसका। तो कंप्रीहेंशन मेरा वहाँ से अच्छा हो गया था। बाकी मैं इंग्लिश मीडियम से था तो थोड़ा एडवांटेज मिल गया था मुझे।
फिर वोकैब पे बहुत मेहनत की, ज़ीरो वोकैब थी मेरी लिटरली। तो मैंने किरण की बुक आती है, उसमें से जितनी भी प्रीवियस ईयर थी प्लस उनके ऑप्शंस, मैंने डायरी बनाई थी अपनी, उसमें सारी प्रीवियस ईयर नोट की और उन्हें डेली लिखा और फिर रट लेता था मैं उन्हें। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में, उससे बाहर मैंने कुछ भी नहीं किया वोकैब में, बाकी कोई बुक नहीं की, खुद से की थी वोकैब। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, ग्रामर वाला। तो ग्रामर में एक बुक आती है नीतू सिंह मैम की, वॉल्यूम 1, बहुत सही बुक है वो। बाकी यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स भी पढ़े हैं, काफ़ी सारा फ्री पढ़ा रखा है उनने, वहाँ से मैंने पढ़ा। और मतलब ग्रामर में आप रूल तो याद कर लोगे, लेकिन दिक्कत आती है एग्ज़ाम में अप्लाई करने में। उसके लिए मैंने एक बुक ली, मिरर ऑफ कॉमन एरर। उसमें कुछ 500 सेट हैं, मैंने उसके रोज़ 5 सेट लगाता था और कुछ 200-250 सेट कर लिए थे। फिर एरर में कभी दिक्कत नहीं आई, ग्रामर वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया उससे, क्योंकि ग्रामर में आप रूल याद कर लो लेकिन प्रैक्टिस से ही आएगा एग्ज़ाम में। तो मैंने घर पे ही इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, एग्ज़ाम में कभी दिक्कत ही नहीं आई मुझे। ओके, और जीके जीएस और मैथ की अगर बात करें या रीजनिंग की बात करें, इन सब के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, तो अब मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड बता देता हूँ मैं एक दिन में दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था। मैथ का इज़ लाइक, जैसे मैंने आज एक चैप्टर उठाया, प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, तो 3-4 दिन जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसे पढ़ते ही रहूँगा और इतना सॉलिड करके उठूँगा उसे 4 दिन बाद कि कोई भी क्वेश्चन दे दो आप मुझे, मैं उसे कर ही दूंगा एग्ज़ाम में। तो मैथ का ऐसे ही करता था मैं। प्लस मैथ में कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो कैलकुलेशन मैंने प्री के बाद, अपना 20 के प्री के बाद बहुत कैलकुलेशन पे मेहनत की। डेली आधा घंटा कैलकुलेशन करते ही था मैं, बड़े बड़े मल्टीप्लाई 3-3, 4-4 डेट के। तो उससे क्या आपकी स्पीड बढ़ जाती है। शुरू में आपको बोरिंग लगेगा कैलकुलेशन करना, लेकिन बाद में बहुत एडवांटेज मिलता है। एग्ज़ाम 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो 10 मिनट पहले ही ख़त्म हो जाता है कैलकुलेशन की हेल्प से। तो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है। बाकी सिलेबस में एडवांस मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो उसमें रूल्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, ज्योमेट्री थोड़ा ट्रिकी है। तो उसके अगर आप प्रीवियस ईयर कर लो ना, मैंने प्रीवियस ईयर से ज़्यादा कुछ नहीं किया, इधर उधर की कोई बुक नहीं लगाई, प्रीवियस ईयर को बहुत मतलब फॉलो किया है पूरा, तो प्रीवियस ईयर से बहुत हेल्प मिल गई। रीजनिंग का मैंने सुमित गोयल सर की क्लासेस ली थी, तो वहाँ से उसमें कुछ रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं जिनके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, उनकी मैंने शीट लगाई थी। उसमें क्या है, अगर आप बैंक वगैरह के क्वेश्चन कर लोगे ना तो वो बहुत टफ होते हैं, फिर आपको एसएससी का लेवल कुछ लगेगा ही नहीं, एग्ज़ाम में आप फोड़ दोगे। बाकी रीजनिंग में एक वो है मेरी सलाह कि आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाओ। जैसे कुछ लोग कैलेंडर छोड़ देते हैं, डाइस छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आ गया तो 2.5, अगर आपने गलत कर दिया तो 2.5 नंबर का फ़र्क पड़ता है। 2.5 नंबर से 100 रैंक चेंज हो जाती हैं, तो अगर आपको कोई पोस्ट चाहिए रही होगी वो नहीं मिलेगी। तो रीजनिंग में मैंने ये कर लिया था। जीके जीएस का थोड़ा मेरे को कॉलेज से ही इंटरेस्ट था जीके पढ़ने का, तो मैं उस टाइम स्पेक्ट्रम वगैरह ऐसी रीडिंग लगाता था, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, यूपीएससी की जितनी बुक्स होती हैं। पर एसएससी में जीके थोड़ा ट्रिकी पूछते हैं, तो उसके लिए मैंने डिवाइड कर लिया था 2 पार्ट्स में, एक अपना रेगुलर स्टैटिक, एक करंट अफेयर वाला। तो स्टैटिक के लिए लूसेंट बुक पढ़ी थी और प्रतियोगिता मंत्रा पे राहुल अरोरा सर के लेक्चर्स लगाए थे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो, बायोलॉजी बहुत सही पढ़ाते हैं वो, वहाँ से किया था। और करंट अफेयर्स के लिए एक वेबसाइट फॉलो की थी मैंने, currentaffairs.adda247.com, वहाँ से मैं पूरे, जैसे मई का मंथ है उसके पूरे करंट अफेयर्स लिख लिए। और वो भी जैसे अपॉइंटमेंट का अलग सेक्शन है मेरा, 5 सेक्शन रहते थे मेन, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, रैंक एंड रिपोर्ट, समिट्स, स्पोर्ट्स, ये 5 सेक्शन में बहुत तगड़े कर लेता था, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते ही आता है। तो मैं मंथ वाइज नोट्स बना लेता था उनके, और जो मैंने अभी अपने दोस्त का नाम बताया था, दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से पूछ लेते थे। तो अगर आप ऐसे एक दूसरे से डिस्कस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वाला वीक है। तो करंट अफेयर्स में तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक ले ली, बुक से रट लिए, लेकिन थोड़ा भूल जाओगे। अगर आपने अपने हाथ से लिखा है ना तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये जीके की मेरी स्ट्रेटजी थी। हाँ, आप नोट्स कैसे बनाते थे और रिवीजन साइकिल आपका कैसा रहता था? कैसे आप रिवीजन करते? कोई मंथली करता है, कोई वीकली करता है, कैसे रहता था आपका? मैथ्स के रिवीजन के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था प्री और मेंस के बीच में, तो एक सॉफ्टवेयर आता है एंड्रॉयड में, वन नोट करके। तो जैसे मैंने मॉक में प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन किया, वो मॉक दिया, उसमें मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैं वहाँ से स्क्रीनशॉट लेता था, उस सॉफ्टवेयर में फाइल बनती है, वहाँ बना देता था। क्योंकि इसमें क्या है, आपका लिखने का टाइम बच रहा है। अगर आप क्वेश्चन और सॉल्यूशन ही लिख रहे हो तो आधा टाइम आपका ऐसे ही चला जाएगा। फिर उसमें फाइल बना लेता था, एक फाइल में कम से कम 50-60 क्वेश्चन कर लेता था। फिर जो आज मैंने मॉक दिया उसके क्वेश्चन कल कर लेता था मैं प्रैक्टिस अगले दिन ही, क्योंकि आपको लगेगा कि आज सॉल्व कर लिया है, अब तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। लेकिन जब तक आप उसका 3 या 4 बार रिवीजन नहीं मारोगे तब तक वो सॉलिड नहीं होगा, एग्ज़ाम में वो छूट ही जाएगा आपसे। तो मैं ये करता था।
फिर दूसरा रिवीजन अगले दिन ही कर लेता था। फिर 2-3 दिन बाद जब मेरे को लगता था मैं भूल रहा हूँ तो एक रिवीजन और कर लेता था। फिर एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवीजन हो जाता, तो लगभग 5 या 6 रिवीजन हो जाते थे मेरे मॉक के पूरे क्वेश्चन के। तो प्रीवियस ईयर तो मैंने बहुत ऐसे ही रगड़ा है। फिर आते हैं इंग्लिश के रिवीजन पे। इंग्लिश के रिवीजन पे जैसे मैंने बताया वो कैब की मैंने डायरी बनाई थी, तो उसमें मैं ऐसे छुपा लेता था, सिर्फ उनके वर्ड देखता था। अब जैसे जो वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को, मैं भूल गया हूँ, तो मैंने उसे हाईलाइट कर लिया। अगली बार मैं वो वाले वर्ड्स नहीं पढ़ूंगा जो मुझे आते थे, क्योंकि वो मुझे याद हो गए हैं, मैं हाईलाइट वाले वर्ड्स पढ़ूंगा। तो ऐसे काफ़ी जल्दी, अगर आप अपनी गलतियों को देख के सीखोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं। फिर आते हैं रीजनिंग के रिवीजन पे, तो वो तो मॉक टेस्ट से काफ़ी कुछ हो जाता था, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी। जीएस में रिवीजन करना थोड़ा ट्रिकी है, तो उसमें मैंने जो नोट्स बनाए थे उन्हें बार बार पढ़ा। अब जीएस में लोगों को रहता है सब कुछ पढ़ लें, कहीं कुछ छूट ना जाए, लेकिन कहीं कुछ छूट ना जाए के चक्कर में आपकी कॉपी में जो लिखा है वो छूट गया ना, तो ज़्यादा दुख होगा। तो मैंने जितना लिखा है और लूसेंट में जो जो लिखा है उसको 4-5 बार रिवीजन मार लेता था कि इसमें से आया तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एक बार को मेरा क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन कॉपी वाला नहीं छूटना चाहिए जिस पे मैंने मेहनत की है। तो ऐसे मैंने चारों सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया था। अभी जैसा कि एग्जाम प्रेशर की बात करी जाए, अब तो ये आपका रिवीजन हो गया, तैयारी होगी, मॉक टेस्ट आप घर पे दे रहे हो, लेकिन वो दिन आ गया कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि एग्जाम प्रेशर जैसी कोई चीज़ होती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि बाहर तो अच्छा कर रहे हैं, मॉक में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाती है उनका 10-15 नंबर का बिगड़ जाता है, उसी में सारा उनका गड़बड़ हो जाता है। तो उसको बताओ कैसे हैंडल कर रहा था आपने? एग्ज़ाम प्रेशर मेरे से अच्छा कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि प्री जब मैं देने गया था तो पहली बार पहला अटैम्प्ट आपका सीरियस होता है, तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं एग्ज़ाम में। जब लास्ट के 10 मिनट बचे होते हैं, आपका एग्ज़ाम बिगड़ने वाला होता है, तो घर वाले याद आ जाते हैं, क्या होगा लाइफ का सब। तो मैं मतलब एग्ज़ाम प्रेशर में सो ही नहीं पाया था प्री वाले दिन। तो रात में 3 या 4 बजे नींद आई थी और 7 बजे उठ गया था। उसकी वजह से मेरे कम से कम 10 नंबर कम हो गए थे उस एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन एंजाइटी की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया था। उसके बाद बहुत दुख हुआ, क्योंकि 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं एसएससी में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब प्रेशर लेनी ही नहीं है अपन को लाइफ में। मेंस में प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक नाम की एक चीज़ होती है, अगर आप उसको सेट कर लो 2-3 दिन में हो जाता है। रात के 9 या 10 बजे डेली सोना शुरू कर दो, नींद नहीं आए तो अभी आप सो जाओ, तो फिर धीरे धीरे वो 4-5 दिन में आ जाता है आपका। और शेड्यूल बना लो, उससे क्या है फिर प्रेशर फील नहीं होगा आपको। अगर उल्टे सीधे टाइम पे सोओगे तो फिर वो एग्ज़ाम में प्रेशर आ ही जाएगा। फिर जब मैं मेंस देने गया 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि एक दिन आप क्या पढ़ लोगे? जो आपने तैयारी की वो 6 महीने पहले आपने जितना किया है, एग्ज़ाम वाले दिन पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कितने ही मार्क्स बढ़ा लोगे, उल्टा कम और हो जाएंगे। तो वो एग्ज़ाम फिर मेंस का बहुत सॉलिड एग्ज़ाम गया मेरा। तो मतलब अगर आप एक शेड्यूल बना सकते हो तो उससे एग्ज़ाम प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप उल्टे सीधे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो बिना शेड्यूल के, तो फिर बहुत प्रेशर आ जाएगा आपको एग्ज़ाम में। ग्रेट। अभी मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इस जर्नी में अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो, आज तो आप ऑफिसर हो, ठीक है, एक टाइम पे आप भी एस्पिरेंट थे, आप भी स्ट्रगल कर रहे थे और आपको भी लग रहा होगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ऑफिसर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। उस फेज़ में बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं। और अपन अगर आप अपनी जर्नी से उठाते हो कुछ नंबर ऑफ मिस्टेक्स कि आपने ये गलतियां करी हैं, अगर वो गलतियां आप नहीं करते तो आप बहुत जल्दी ऑफिसर बन जाते। और इस टॉपर स्टॉक का भी मकसद यही होता है कि आपसे आपकी गलतियों से सीख के नए एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाएँ। तो आपको क्या लगता है वो नंबर ऑफ मिस्टेक्स क्या आपकी जर्नी में रही? अगर नहीं रही, अगर आपने नोटिस किया हुआ, क्योंकि आपका भी बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस है, तो नोटिस किया हो कि ये गलतियाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, वो उनको नहीं करनी चाहिए, तो क्या रहेंगी वो? सबसे पहली गलती तो जैसे लोग रिवीजन नहीं करते, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी एस्पिरेंट से बात की है, वो क्या करते हैं, वो कैब की एक बुक पढ़ी और उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे, उन्हें दूसरी बुक पढ़नी है। आप एक बुक पढ़ो, उस पर भरोसा रखो और उसी को रिवीजन मारो बार बार। तो इससे आपका क्या है, वो क्वेश्चन तो नहीं, मतलब एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से ही आता है। जितना मैंने अभी एसएससी को एनालाइज़ किया है, प्रीवियस ईयर से ही आता है पूरा पेपर। 1-2 क्वेश्चन जो बाहर से आ रहा है वो किसी को नहीं पता, तो 1-2 नंबर से सिलेक्शन तो रुकता नहीं है, तो वो ने आप छोड़ दो। बाकी मैथ वगैरह में मैंने शुरू में बहुत गलती की थी कि रिवीजन नहीं करता था। ऐसा होता था कि नोट्स बनाया, उन्हें नहीं पढ़ रहा हूँ, दूसरे टीचर से पढ़ने पहुँच गया, फिर उससे अच्छा लगा तीसरे टीचर से। तो आप एक टीचर कोई अच्छा सा देख लो, उन पर भरोसा रखो आप अपने टीचर पे, उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करो। और एक गलती ये जो मैंने आपको गेम वाली बताई कि अगर मैंने इतना गेम वगैरह नहीं खेला होता तो उसी टाइम जैसे 4th ईयर मेरा चल रहा था, तो मैं उस टाइम काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकता था।
तो वो गेम शेम थोड़ा कम करना चाहिए था मुझे। बाकी यही सब मिस्टेक की थी मैंने, और मेन मिस्टेक वो रिवीजन वाली रहती है कि आप भरोसा रखो अपने कंटेंट पे। अगर आपका कंटेंट सॉलिड है तो पक्का होगा आपका सिलेक्शन। और प्रीवियस ईयर्स को तो आप बिल्कुल ऐसे 3-4 बार कर लो तो आपका एग्ज़ाम कभी रुकेगा नहीं। ओके, लास्ट में एक प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं बच्चे, वो मैं जानना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी की बहुत प्रॉब्लम आती है। और जैसा कि आपके साथ आप गांव वहीं से आपने तैयारी करी, तो वहाँ पे इतना अच्छा माहौल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। अब जैसे मुखर्जी नगर को देखा जाए या फिर कोचिंग हब जब इंदौर या फिर कहीं भी देखा जाए, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन बने रहते हैं। तो आप कंसिस्टेंट कैसे रहते थे? आप किस तरीके से, जो बच्चे नए हैं तैयारी कर रहे हैं, वो अपने घर से होम टाउन से कर रहे हैं, तो कैसे मोटिवेट करोगे और आप कैसे मोटिवेट रहते थे? कंसिस्टेंसी के लिए लोगों का एक व्यू रहता है, जैसे आपने कोई पेड कोर्स खरीदा तो उसकी आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे 1.5 पे, 1-2 दिन देखोगे, फिर तीसरे दिन बोलोगे कि चलो ठीक है, बाद में कल 2 देख लूँगा, आज कुछ काम आ गया। तो मैंने भी शुरू में वही किया। मेरी क्लासेस ऐसे बैकलॉग होना शुरू हो गई, तो फिर मैंने बोला ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने लाइव क्लास देखना शुरू की। 6 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, 7:30 पर ख़त्म हो जाती थी। तो मैं 6 बजे बैठ ही जाता था कि अब ये छूट जाएगी क्लास तो कल फिर से 2 क्लास देखनी पड़ेंगी। तो कंसिस्टेंसी के लिए मैंने टीचर पर भरोसा कर लिया कि आप पढ़ाओगे ना 6 बजे, मैं 6 बजे आ जाऊँगा। तो डेली 6 महीने तक मैंने ये किया, अपने आप सिलेबस ख़त्म हो गया। यही मैंने सारे सब्जेक्ट्स में किया। तो मतलब आप डिसिप्लिन से चलोगे ना, खुद नहीं हो पा रहे तो कई क्लासेस ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, मिस मत करो आप क्लासेस को। और एक बार आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए फिर आप मॉक लगाओ बहुत अच्छे से, तो फिर आप मॉक से भी कंसिस्टेंसी आती है, क्योंकि आप मॉक लगाओगे फिर आपको लगेगा कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, तो आप उन्हें एनालाइज करोगे, तो उसके बाद बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाती है। लेकिन शुरू में कंसिस्टेंसी के लिए मेरा एक व्यू है कि रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो लाइव क्लासेस एक बार देख लो, तो उससे क्या है, टीचर पढ़ाएगा तो आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट वे में। वीडियो का एंड करते हैं। एंड में अगर कुछ हमसे छूट गया हो, अगर आपको लगता है कि बच्चों को ये बात हमें और बतानी थी, कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो, आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हो, या फिर लास्ट में क्या संदेश आप देना चाहते हो जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जो इस तैयारी में स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार अटैम्प्ट देते हैं, नहीं हो पा रहा है, उनके लिए लास्ट में फाइनल मैसेज आपके क्या रहेंगे? मेरे से जो हेल्प हो जाएगी, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, YJ_CSS मेरा यूज़र नेम है। तो मैं लिटरली हर डाउट का जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कोई नहीं है यहाँ पे। यूट्यूब पे आप देख लोगे आपको आपके डाउट का जवाब नहीं मिलेगा, तो मेरे पे अभी भी जितने एस्पिरेंट्स के जवाब आते हैं मैं सबके जवाब देता हूँ इंस्टाग्राम पे तो एटलीस्ट। और एक यूट्यूब चैनल भी थोड़ा मैंने वीडियो बनाई थी 2-3 SSC विद यश जैन, उस पर भी मैं डालता हूँ अच्छा कंटेंट स्ट्रेटजी वगैरह से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप सर के चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे मैसेज कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच यश भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो देखकर काफ़ी मजा आया होगा, और आगे भी हम इसी तरीके से 2021 के टॉपर से आपको मिलवाते रहेंगे। जिस तरीके से यश भाई ने अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा होगा, मोटिवेट आप हुए होंगे। और आपके कोई भी डाउट होते हैं तो यश भाई के आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। यश भाई का चैनल भी है यूट्यूब पर, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पर जाके इनको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार ये वहाँ भी आपको गाइड और मोटिवेट करते रहते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक।